स्वर निवेश। स्वर निवेश। दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों में श्री गुलजारीलाल नंदा का नाम आदर से लिया जाता है। उन्हें सबसे कठिन दौर में 2 बार प्रधानमंत्री का काम संभालना पड़ा। अल्पावधि के बावजूद वो देश के लिए भारी समय था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के पश्चात। ये वो समय थे जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध के कारण जनमानस अशांत था। नंदा जी ने मुश्किल घड़ियों में देश का नेतृत्व किया। वे गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी थे। देश के लिए उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय था। नंदा जी उन नेताओं में थे जिनका श्रमिक समस्या और आवासीय योजनाओं पर गहरा अध्ययन था। ब्रिटिश राज के दौरान 1937 से उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया था। वे हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ के सचिव रहे, कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे, बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के योजना मंत्री, साथ में जल संसाधन और ऊर्जा विभाग का दायित्व भी उन्होंने संभाला। 1952 और 1957 के चुनावों में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। भारत सरकार में उन्होंने श्रम एवं रोजगार तथा गृह मंत्रालय का कार्यभार भी सफलतापूर्वक संभाला। आइए सुने श्री गुलजारीलाल नंदा की अमर वाणी। घरों में था एक समय तो जीवन शुरू से ही, आरंभ से ही ऐसा बन जाता था कि जिसमें उसको बिगाड़ने में कुछ देर लगे। वो एक आज तो जो इस मनोविज्ञान के जो बड़े लोग हैं उनका ये कहना है, जानते हैं सब, कि पहले 5-7 बरस में जो इंसान ने बनना है बन जाता है। इसलिए घर की क्या स्थिति है उसका बड़ा महत्व है। आज रोज़ रोज़ दिन ब दिन कमी हो रही है घरों में भी। पहले तो बाहर जो भी कुछ होता था उसमें हम पीछे हट रहे थे। हमारी देश की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, उससे अब घरों में भी यही हाल हो रहा है। और कॉलेजों में तो मैं समझता हूँ कि जैसी मैं आज स्थिति देख रहा हूँ, ये हालत है, ये खतरा है, ये भय है इस देश के लिए। समझ नहीं रहे लोग, अपनी अपनी बातों में मगन हैं। जिस चीज़ के लिए कहते हैं बड़ी प्रिय है वस्तु, ये देश का सब कुछ, ये धन यही है, वो धन लुटा जा रहा है और कुछ नहीं रहने वाला है। इस बात को भूलते हैं। ये जो पढ़ने वाले हैं इनका भी क्या दोष है कि जो कुछ करते हैं ये। तो अब उसमें ये जो कुछ मैंने कहा आपको, ये तो अभी अभी के अनुभव की बात कह रहा हूँ। इसमें उनका कसूर मैं कहता हूँ नहीं है। जब वो ज़िंदगी के मैदान में कदम रखेंगे और जिम्मेदारी उनकी सिर पे आएगी, तब जो बुरा भला होगा वो उनके लिए है, उनके सिर पे है। घर में रहते हैं, उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, तो किसी के अधीन हैं। तो जो कुछ बुरा हो रहा है उन लोगों का उसके सिर पे बोझ है इस बात का। माँ बाप पहले और फिर स्कूलों में शिक्षक वर्ग। तो बुनियाद फिर आके आती है कि जो पढ़ाने वाले हैं, और वो भी आज जो 2-4 बरस पहले पढ़ के निकले वही इनके पढ़ाने वाले हैं। सारी चीज़, सारा सिलसिला बिगड़ा हुआ है। ये आसान चीज़ नहीं है कि बुनियादी परिवर्तन कोई कोर्स बदलने से नहीं बन जाएगा। वो तो कुछ भी नहीं हो कोर्स, पढ़ाने वाला अच्छा हो तो उसके साथ बैठ के ही आदमी वो चीज़ें ग्रहण कर लेता है जिससे उसकी ज़िंदगी ठीक बन जाए। आखिर क्या चाहिए, क्या कुछ तो कि ज़िंदगी के लिए कुछ चाहिए, हुनर चाहिए, कुछ ऐसा उसके पास टेक्निकल ज्ञान हो, दूसरा हो कि जिससे वो अब कमाई करके खा पी सके, घर का बोझ उठा सके और साथ ही देश का भला भी उसके द्वारा हो। ये बात तो है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि वो सुखी बने और समाज को सुखी बनाए। उसमें चरित्र की बात। इस देश की जो त्रुटियां हैं उसमें उसका बड़ा कारण यही है कि नैतिकता का अभाव
और सदाचार की कमी, ये सब बातों में आप देखेंगे। उसके अंदर आखिर में जब देखभाल के आपको वो नज़र में आएगी कि तह के अंदर बुनियाद में वो चीज़ है। इसलिए कितना बड़ा इसका महत्व हो जाता है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अब सबसे बड़ी कमी आज ये है चरित्र की, ज़रूरत यह है कि इसका ठीक हो, सुधार हो, चरित्र निर्माण की तरफ ज़्यादा लोग लगें। लेकिन इसका ज़िम्मा तो आपके पास है। जब पैसे की कमी होगी तो इनके पास जाएंगे, चरित्र की कमी होगी तो किसके पास जाएंगे? साधु महात्माओं के पास जाएंगे कि आपका काम था, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनके पास जब हम मांग करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि कहीं कमी है कि ये सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। दिल हुम करे घबराए, धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम करे घबराए। ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक ऐसी आवाज जिसने उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के कठिन जीवन को संगीत से कोमल और आसान किया, अपनी मिट्टी की सांस्कृतिक सुगंध को पूरी दुनिया में धूप की तरह बिखेर दिया। जी हां, भूपेन हजारिका, कवि, संगीत निर्देशक, गायक, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता। एक बहुआयामी व्यक्तित्व। आकाशवाणी के पास उनकी दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स का अद्भुत संग्रह है, खासकर असमिया संगीत का। अनेक विस्मयकारी उपलब्धियों में यह स्वर्णिम अवदान है कि भूपेन दा ने अकेले दम पर असमिया संगीत और सिनेमा के सौंदर्य से दुनिया को रूबरू कराया। उनके और असमिया सिनेमा के इतिहास में इंद्रमालती, ऐटा बेतार, सुर, शकुंतला, प्रतिध्वनि, लोटी घोटी, चिकमिक बिजली, मौन प्रजापति, स्वीकारोक्त सिराज आदि मील का पत्थर साबित हुई। बतौर निर्माता, निर्देशक और संगीत निर्देशक उनकी फिल्मों की एक लंबी और कामयाब श्रृंखला है। भूपेन दा को पद्मश्री, पद्म भूषण, बांग्लादेश का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार, शंकर देव अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, दादा साहब फाल्के सम्मान, एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जापान में रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड और लता मंगेशकर अवार्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। भूपेन हजारिका 2003 में प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य बने और आकाशवाणी व दूरदर्शन का मार्गदर्शन किया। आइए सुने इस युग पुरुष की अविस्मरणीय आवाज स्वर निवेश में। मेरे विचार में सुगम संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मेल जोल हो, सिंथेसिस हो, तो वह जनता के ज्यादा निकट रहेगा। जनता ऐसा संगीत ज्यादा पसंद करेगी और वही वो संगीत है जिसको मैंने अपनाया है। यानी समय के अनुसार यदि हमको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने शास्त्रीय संगीत और लोकगीत को आधार बना करके ही हम उसको एक नया रूप दे सकते हैं। वैसे तो मैं असमिया, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में गीत गाता हूँ। मैं असमिया और बंगाली में ही गाता हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं लोकगीत को ही पसंद करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे और श्रोताओं के बीच कोई खाई ना हो। हम तो उनको अपने साथ ही ले चलना चाहते हैं और मैंने देखा है कि मेरे इन भावनाओं को मेरे श्रोतागण भी समझते हैं और मेरे गानों पर ऐसा लगता है कि वो शायद मुग्ध ही होते हैं। मेरा एक गाना विस्तीर्ण धूपारे অসংখ্য বিস্তীর্ণ ধূপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন। पंडित नरेंद्र शर्मा ने उसका अनुवाद इस तरह से किया है। विस्तीर्ण
विस्तार है अपार, मनुज दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द नीरव, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। असमिया নৈতিকতার স্খলন দেখিও, মানবতার পতন দেখিও, निर्लज्ज अलख भावे बोआ कियो। पंडित नरेंद्र शर्मा ने उसका अनुवाद इस तरह से किया। नैतिकता भ्रष्ट हुई, मानवता नष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, मनुज दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द नीरव, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। कि इस आदान प्रदान से देश में एकता का ही विचार पैदा होता है और इसी की ओर मैं सदा प्रयत्नशील रहता हूँ। इस प्रकार मैं कहूँगा कि संगीत ही के द्वारा हम एक हो सकते हैं। संगीत तो सारे विश्व को अपने में समेट सकती है। दोस्तों, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित श्री उमाशंकर दीक्षित एक संजीदा राजनेता थे। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम करने वाली इस विभूति ने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ काम किया और एक सकारात्मक राजनीतिक दिशा पाई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तथा गृह मंत्री के अलावा राज्यपाल के रूप में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाले श्री उमाशंकर दीक्षित ने मूल्यपरक राजनीति को केंद्र में रखा। कई मंत्री पदों के दायित्व को निभाने वाले उमाशंकर दीक्षित पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के नजदीकी माने जाते थे। आइए उनके विचार सुने। खास करके जब अखिल भारतीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था 9 सितंबर सन 1920 में, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे असहयोग संबंधी, उनका मुझ पर बहुत सीधा प्रभाव पड़ा था। उसके पहले महात्मा गांधी जी ने जो विजय प्राप्त की थी दक्षिण अफ्रीका में, उनका जीवन जो जैसा बीता था इंग्लैंड में, उसकी कुछ कहानी मैं तब तक पढ़ चुका था। और नीलहे गोरों के संबंधी जो उनका आंदोलन बिहार में चला था और खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था, उसका भी हाल मैं जान चुका था। परंतु 1919 में जब रॉलेट एक्ट बन गया और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसी समय महात्मा गांधी जी का भारत की राजनीति में उदय हुआ, तब से कहना चाहिए कि मेरी रुचि का आरंभ हुआ। तो वास्तव में तो जब मैं कॉलेज में बीए में पहले साल पढ़ रहा था, उस समय ये कलकत्ता कांग्रेस हुई थी और उसी समय मेरे अंदर एक प्रबल प्रेरणा हुई। मैं कानपुर के क्राइस्ट कॉलेज में उस समय पढ़ रहा था। उसके पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में 6ठे दर्जे से और 10वें दर्जे तक वहाँ रहा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैंने। मेरे अध्यापक, जो मुख्य अध्यापक हेडमास्टर थे, वो सब अंग्रेज थे। पहले एक मिस्टर हैरफ थे, फिर मिस्टर होल्ट आए और अंत में एक मिस्टर सिम्पसन आए, स्कॉटलैंड के निवासी थे। उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध हो गया था, बल्कि उन्होंने बार बार मुझे समझाने की कोशिश की कि मुझे ICS की परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैंने ये इनकार किया। मैंने कहा कि
मैं इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है और थी भी नहीं मेरी। मैं चाहता था कि कोई देश का ऐसा काम करूं कि जिसमें मेरा भी लाभ हो, या तो वकालत करूं या जापान जाकर और जापान में किस तरह से उन्नति हुई है उसका अध्ययन करूं। उसके बाद क्राइस्ट चर्च कॉलेज में गया, तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज में तो पहले 2 साल काफ़ी दिलचस्पी के रहे। तब तक कुछ इतना ज़्यादा राष्ट्रीय विचार उदय नहीं हुआ था। एक बात ज़रूर हुई थी कि हमारे एक बंगाली दोस्त थे नृपेंद्र बैनर्जी, तो उस समय एक ये बात हुई कि एक गुट बना क्रांतिकारियों का, हमारे 4-5 आदमियों का, और ये तय हुआ कि जो हमारे वो थे प्रोफेसर आर्मरॉड, जो बोर्डिंग हाउस के सुपरिंटेंडेंट थे, उनका पिस्तौल चुरा लिया जाए। और नृपेंद्र बैनर्जी ने कोशिश भी की एक दिन लाने की। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो ला पाया या नहीं, या लाकर वापस रख दिया। बात को जब हम लोगों ने विचार किया तो ये सोचा कि ये रास्ता कुछ हमारे लिए विशेष उपयोगी नहीं होने वाला है। तो जो पढ़ाई मेरी जो हुई वो कानपुर में हुई, और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो पहले तो मैं 1 महीने कानपुर ज़िले में मैंने दौरा किया, घाटमपुर तहसील में, और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग होती थी। एक चमर गांव था, वहाँ हमने केंद्र बनाया था, और वहाँ से सारी तहसील में जगह जगह जाकर भाषण देते थे। मेरे साथ 2 मुसलमान साथी थे, एक मौलाना साहब थे, एक दूसरे थे, और जहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ वहाँ उत्साह मिलता था। और ज़्यादातर मैं एक सिमिली उदाहरण ये देता था कि एक जैसे शामियाना 4 खंभों पर खड़ा हो, और 4 खंभे ये हैं कि शिक्षा अंग्रेजी की मिल रही है, कोर्ट में केसेस जाते हैं, विदेशी माल यहाँ से आता है, सरकारी नौकरी होती हैं। ये 4 स्तंभ हैं। ये स्तंभ गिर जाएंगे तो ये शामियाना गिर जाएगा, अंग्रेज यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो तुम्हारे जो तुम कहते हो पटरी उतार वाली बात, इससे जीत हमारी नहीं होने वाली है। गांधी जी ने जो रास्ता बताया है ये अधिक यशस्वी होने वाला है। दोस्तों, 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने रियाज शुरू किया, रोजाना 16 घंटे का रियाज। इस रियाज की कुव्वत ने उन्हें अपने उस्ताद का प्रिय बना दिया। उनकी उंगलियों में जादुई थिरक थी, ठीक वैसे जैसे कथक के उस्तादों के पांवों में होती है कि नजर न टिक सके। उनके उस्ताद मुनीर खां साहब के वालिद काले खां साहब ने कहा, शागिर्द की उंगलियां तबले पर जैसे नृत्य करती हैं। इसी जादुई थिरक से उनका नाम थिरकवा हुआ। जी हां, सही जाना आपने, अहमद जान थिरकवा साहब, तबले के जादूगर। पहला कार्यक्रम 16 साल की उम्र में बंबई में हुआ और वे उत्तर भारत के सबसे व्यस्त कलाकार बन गए। रामपुर दरबार, भातखंडे संगीत विद्यालय के प्रमुख व प्रोफेसर के साथ ही उनके जादुई प्रदर्शन चर्चा में रहे। फर्रुखाबाद घराने से संबद्ध थिरकवा साहब अपने को ललियाना परंपरा में शुमार करते थे। अहमद जान थिरकवा को 1954 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 1970 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आकाशवाणी से तो उनका अत्यंत मधुर संबंध रहा। आइए आकाशवाणी के संग्रहालय में सुरक्षित उनकी बातचीत का
एक थिरकता हुआ टुकड़ा सुने। और मुझे शौक था तबले का, बहुत चाहा उन्होंने कि ऐसे गाना आ जाए तो अच्छा, मगर शौक देखा इधर ही, तो उन बुजुर्गों ने कहा कि ऐसे तबले पे डाल दो। तालीम बम्बई में मिली, हाँ साहब मुनीर खान, मैं गया उनको 11-12 बरस की, उनकी तालीम में तो रहा कोई 25 साल तक। रियाज कम से कम 16 घंटे होता था। और मेरा खाना क्या था, रात भर जगता था तो 5 सर तो दूध पी लेता था मैं, और सुबह 6 बजे सोता था। आधा घंटे की मुझे मोहलत मिलती थी रियाज में। फिर 10 बजे लेके बैठे तो 12 बजे खाने की छुट्टी मिलती थी वहीं घर में ही। और फिर खाना खा के जो हम बैठे तो शाम के 7 बजे छोड़ते थे। प्यार का नाम रख दिया, अहमजान नाम है। मगर उन्होंने ये देखा कि ये तो इसको चैन नहीं है, इसके हाथों को थिरकवा है, ये तो थिरकता हाथ, तो उन्होंने थिरकवा ही रख दिया, वही नाम मशहूर हो गया। ये फर्रुखाबाद है। और दिल्ली 2 उंगली, जी हाँ, वो कैसे धाकर धतिट धागतिट कृधतिट धाकर धतिट धागतिट कृधतिट धाकर धतिट धागतिट धागत्र कदिनागन ता कृधतिट धागतिट कृधतिट धाकर धतिट धागतिट धागत्र कदिन। मेरा ख्याल ये है कि जो बजारिया वो सभी अच्छे हैं, मगर वो पुरानी रीत जिसमें है मैं उसे पसंद करता हूँ। और अंत में थिरकवा साहब के तबला वादन की ये दुर्लभ भेंट आपके लिए। अब अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नायाब हीरो से, अमर विभूतियों से, इसी प्रोग्राम में यानी स्वर निवेश में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वर निवेश। स्वर निवेश।